इस किताब को पढ़ते हुए जो एक बात बार बार जो है मेरे जहन में आती थी कि ये लक्ष्मण यादव की निर्मित क्या है। तो एक किसान परिवार से आया हुआ एक पढ़ा लिखा युवक एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होता है और उस व्यवस्था से वो उलीझ दिया जाता है, लेकिन उस व्यवस्था से उसका उलीझा जाना यानी कि वो अपने जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उनकी उस किताब में जगह जगह किसान मुहावरा, यानी कि जिस दिन लक्ष्मण यादव को नियुक्ति मिली तो उस दिन उन्होंने उसके बारे में लिखा है किताब में कि ऐसा लगा जैसे किसी भूमिहीन खेतिहर मजदूर को एक जमीन का टुकड़ा मिल गया हो। तो ये किताब जो है खाली विश्वविद्यालय का ही नहीं, प्रशासन का ही नहीं, एक पूरा यानी जो निज़ाम बदल रहा है, जो बदला हुआ निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत जो है एक बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वंचित किया जाएगा। यानी शिक्षा जिस रास्ते पर जा रही है, शिक्षा व्यवस्था जो है जिस तरह उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह उसका निजीकरण हो रहा है, खासकर जो उच्च शिक्षा पद्धति हमारे देश की है वो शिक्षा पद्धति कितनी सड़ांध भरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से एक अवरोध उपस्थित करने वाली है, इसका एक मुकम्मल दस्तावेज या मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है, जो शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करना चाहती है, उसके लिए यह एक मैनिफेस्टो से लिखा है, एक घोषणा पत्र से लिखा है। रमेश दीक्षित जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, मेठुसा जी, दीपक कबीर जी, सर्वप्रीत सांगवान और आज जिनकी पुस्तक का यहाँ विमोचन होना है, जिनके निमित्त हम लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। सर्वप्रथम मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगा भाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। इस पुस्तक क्या एक प्रतिरोध का दस्तावेज है, यानी कि इस प्रतिरोध के दस्तावेज को कलमबद्ध करने के लिए निश्चित रूप से वे हम सब के बधाई के पात्र हैं। इस बधाई में एक त्रासदी यह है कि ये पुस्तक उन्होंने लिखी, अपने अनुभवों के आधार पर लिखी, लेकिन पुस्तक जहाँ लिख करके समाप्त की, यानी जो पुस्तक का निमित्त था, जिस शिक्षा व्यवस्था के वो हिस्से बने थे, उस शिक्षा व्यवस्था से वे बहिष्कृत कर दिए गए। तो अपने अनुभवों को उन्होंने जो कलमबद्ध किया, वो समूची जो शिक्षा पद्धति है, खासकर जो उच्च शिक्षा पद्धति हमारे देश की है, वो शिक्षा पद्धति कितनी सड़ांध भरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से एक अवरोध उपस्थित करने वाली है, इसका एक मुकम्मल दस्तावेज या मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है, जो शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करना चाहती है, उसके लिए यह एक मैनिफेस्टो से लिखा है, एक घोषणा पत्र से लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षा प्राप्त करना आज़ाद भारत में भी कितना दुरूह है, यानी कि सदियों से मनुस्मृति ने ये बंदिश लगाई थी एक व्यापक बहुजन समाज के लिए कि वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज़ाद के भारत में, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सभी शिक्षित हों और ये एक अधिकार था। लेकिन वो अधिकार भी किस तरह से उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है इस समूची शिक्षा व्यवस्था में, यह एक चिंता की बात है और एक सोचने की बात है। लक्ष्मण यादव ने अपने अनुभवों को, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव थे, उनको व्यक्तिगत न रख करके एक पूरे सामाजिक अनुभवों के रूप में तब्दील किया, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल को उन्होंने एक पॉलिटिकल बनाया। इस किताब को पढ़ते हुए जो एक बात बार बार जो है मेरे जहन में आती थी कि लक्ष्मण यादव की निर्मित क्या है। लक्ष्मण यादव
यानी कि भारत है, उत्तर भारत के पूर्वांचल के एक जिले के सामान्य से किसान परिवार से आए हुए वो लक्ष्मण यादव की रीढ़, यानी कि वो वहां जा करके, ये सचमुच एक जिसे कहा जाए कि एक उपलब्धि थी कि 21.5 वर्ष की आयु में वो एक यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के प्रवक्ता बने, और प्रवक्ता बनने के बाद जाहिर है उसके पीछे उनका यानी कि जो वो शिक्षा में सर्वोच्च स्थान उन्होंने पाया था, उसकी एक भूमिका थी। तो वो शिक्षक बने, और शिक्षक बनने के बाद यानी 14 वर्ष बाद, यानी जो उन्होंने शिक्षा दी, जो अनुभव प्राप्त किए, और उसके जरिए जो उनका व्यक्तित्व बना, यानी कि अपनी रीढ़ को उन्होंने बचा कर रखा, यानी कि उसके जाने के बाद, एडहॉक प्रोफेसरी पाने के बाद किस तरह लोग व्यवस्था के हिस्से बन जाते हैं, लेकिन उस व्यवस्था के हिस्से बनने से इनकार कर देना, अपनी रीढ़ को बचाए रखना, प्रतिरोध की आवाज को बुलंद करने लगा, तो वो उसकी निर्मित क्या है। वो लक्ष्मण ने स्वयं बताया कि उनके पिता कामरेड थे, और किताब में जगह जगह पर है कि उनके परिवार का संबंध हमेशा उनको मिलता रहा। तो एक किसान परिवार से आया हुआ एक पढ़ा लिखा युवक एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होता है, और उस व्यवस्था से वो उलीझ दिया जाता है, लेकिन उस व्यवस्था से उसका उलीझा जाना, यानी कि वो अपने जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उनकी उस किताब में जगह जगह किसान मुहावरा, यानी कि जिस दिन लक्ष्मण यादव को नियुक्ति मिली तो उस दिन उन्होंने उसके बारे में लिखा है किताब में कि ऐसा लगा जैसे किसी भूमिहीन खेतिहर मजदूर को एक जमीन का टुकड़ा मिल गया हो। यानी कि यह जो इस तरह की जो उपमाएं हैं किताब के अंदर, या गोदान का जिक्र है, होरी का जिक्र है कि यानी कि होरी कहता है कि जिसकी गर्दन जो है तलवे के नीचे दबे हो तो उस पाँव को सहलाना ही अच्छा है। उसी तरह जो एडहॉक प्रोफेसर है, जो उनकी जो नियति है, वो नियति जो विश्वविद्यालयों में वही है कि एक जिसे कहा जाए चाटुकारिता की, या उस सिस्टम में बने रहने की। तो ये किताब जो है खाली विश्वविद्यालय का ही नहीं, प्रशासन का ही नहीं, एक पूरा यानी जो निज़ाम बदल रहा है, जो बदला हुआ निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत जो है एक बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वंचित किया जाएगा। यानी शिक्षा जिस रास्ते पर जा रही है, शिक्षा व्यवस्था जो है जिस तरह उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह उसका निजीकरण हो रहा है, और इसके पीछे जो वर्तमान सरकार है और उसके पीछे की भी जो सरकार थी, तो जिस तरह का एक पूरा निज़ाम, जिस तरह का एक पूरा तंत्र बन रहा है कि पूरा का पूरा एक बड़ा जो हमारा एक श्रमशील समुदाय है, वो श्रमशील समुदाय जो है शिक्षा से वंचित किया जाएगा। तो आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति का मैं समझता हूँ कि सबसे पहला ध्यान इस शिक्षा व्यवस्था का जो विरूपीकरण हो रहा है, जो विकृतीकरण हो रहा है, इस विरूपीकरण और विकृतीकरण को जो है एक चिन्हित करना, और इसके लिए एक वैकल्पिक जो है शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ एक सामाजिक व्यवस्था। एक अच्छी बात है कि आज अखिलेश यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति का नारा दिया है। उस वैकल्पिक राजनीति में शिक्षा का मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा हो, तो ये शिक्षा किस तरह से वंचित करती है। इस किताब में रोहित वेमुला का जिक्र है। इस किताब में एक दलित अध्यापिका जो मनोविज्ञान के अध्यापिका दिल्ली विश्वविद्यालय की थी, कई साल पढ़ाने के बाद उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। वो नीतू सिंह यानी कि जो संघर्ष कर रही है, अकेला जिसे कहा जाए कि वहां पर प्रदर्शन भी कर रही है, धरना भी दे रही है। अब उसने कहा कि मेरी लड़ाई नौकरी की नहीं है, मेरी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। तो यह एक बहुत बड़ा हजारों हजार युगों का जो वर्ग है। अभी कहा गया कि भाई कई कई संस्करण इस पुस्तक के निकले हैं। इस पुस्तक के कई कई संस्करण कई भाषाओं में क्यों निकल रहे हैं? कौन सा वो पाठक वर्ग है जो इन किताबों को पढ़ रहा है? जाहिर है वो पाठक वर्ग जो है स्वयं को इस किताब की जो एक मुख्य समस्या है, जो इस किताब का मुख्य कथ्य से उससे जोड़ रहा है। तो मैं इसको इस रूप में समझता हूँ कि चाहे भारत की जो दूसरी भाषाएं हो
या मतलब जो हमारा उत्तर भारतीय समाज हो, वो इस पुस्तक की समस्याओं से स्वयं को जोड़ रहा है। तो एक जिसे कहा जाए बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी की जो एक समस्या विकराल रूप में सामने है, इस पुस्तक का ज्यादा बिकना अच्छी बात है, इस पुस्तक का ज्यादा पढ़ा जाना अच्छी बात है। लेकिन चिंतित करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा एक वर्ग जो है, जिसकी बात कही नहीं जा रही थी, जिसकी बात लिखी नहीं जा रही थी, और जो कि एक शांत पूर्वक, ये हमारे मंच पर विश्वविद्यालय के लोग बैठे हुए हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है विश्वविद्यालयों में। लेकिन लिखत पढ़त में ये पहली बार, यानी कि जिन दिनों कलम पर पहरा है, कलम पर बंदिश है, तो एक व्यक्ति ने जोखिम लेकर के, जाहिर है कि अगर नौकरी करना चाहते तो अपनी रीढ़ को थोड़ा झुका लेते और नौकरी कर सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्मण को नौकरी मिली नहीं, इनको नौकरी मिली बिहार के किसी का कॉलेज में। उन्होंने कहा मेरा संघर्ष स्थल ये है, मैं यहीं रहूंगा, और वहां वो नौकरी पे नहीं गए। तो लक्ष्मण यादव ने एक बड़ा सामाजिक कार्य किया है। तो उस बड़े सामाजिक कार्य और उसका जो दस्तावेज है, मैं समझता हूं कि ये दस्तावेज जो है आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज होगा, और आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं समझता हूं कि एक जरूरी पुस्तक है, इसे पढ़ा जाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, कई कई भाषाओं में लिखी जा रही है और इसका स्वागत हो रहा है। धन्यवाद मित्रों।